हेलो। गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया? चलो तो आज अपना जो सॉल्यूशन चैप्टर जो चल रहा है उसमें जो टॉपिक होगा वो होगा विलेयता। यहाँ से महत्वपूर्ण चीज़ है, अच्छी तरह समझना है इसको। तो आज का टॉपिक क्या है बेटा अपना? विलेयता। विलेयता विलेयता मतलब सोल्यूबिलिटी। ये अपना टॉपिक आज का। देखो बेटा, विलेयता सोल्यूबिलिटी का मतलब होता है घुलनशीलता या घुलना। इसका मतलब क्या होता है? घुलना, घुलनशीलता। या घुलना। तो इसका शाब्दिक अर्थ आपके समझ में आ गया कि विलेयता को क्या कहेंगे? सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी का मतलब क्या होता है? घुलनशीलता या घुलना। अब बात करते हैं अपन आगे की। जैसे हमने पढ़ा है, यही पढ़ा है हमने विलेय, इससे पहले की क्लास में पढ़ चुके। प्लस विलायक मिलकर क्या बनाते हैं? विलयन। यही बनाते हैं, ठीक बात है। अब जैसे बेटा मैं बात करता हूं कि विलायक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। या तो क्या होगा? सॉलिड होगा, या लिक्विड होगा, या गैस होगा। ठीक है। दूसरी बात, इधर विलेय भी कितने प्रकार के हो सकते हैं? अधिकतम 3 प्रकार के, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब ये हमारे पास विलायक। विलायक किसे कहते हैं? जिसकी मात्रा अधिक हो। और विलायक किसे कहते हैं? विलेय किसे कहते हैं? सॉरी, जिसकी मात्रा कम हो। इनकी मात्रा क्या है? कम है। इनकी मात्रा अधिक है। अब मैं बात करता हूँ कि यदि मैं ये सॉलिड कोई विलेय है मेरे पास, इसको इस विलायक सॉलिड में मैं घोलता हूँ तो नाम क्या होगा? विलायक के आधार पर ही नाम तय होते हैं। तो कौन सा विलयन कहलाता है? ये ठोस विलयन। और यदि मैं इस लिक्विड कोई द्रव है मेरे पास और उसको इस सॉलिड ठोस में घोलता हूं तब भी विलयन क्या कहलाएगा? ठोस विलयन। यही कहलाएगा। यदि गैस को मैं ठोस में घोलता हूं तब विलयन क्या कहलाता है? ठोस विलयन। ठीक बात है। चलो ये बात हुई हमारी पास। ऐसे ही देखो बेटा, यदि ये सॉलिड को मैं लिक्विड में घोलता हूँ एक बार, फिर दूसरी बार मैं लिक्विड को लिक्विड में घोलता हूँ, फिर गैस को तीसरी बार लिक्विड में घोलता हूँ, तो विलयन का नाम क्या होगा? द्रवीय विलयन। द्रवीय विलयन, जो हमारे कोर्स में है। इसे पढ़ेंगे हम डिटेल। ठीक है। आगे का देखो, यदि मान लो ये सॉलिड है, इस सॉलिड को मैं गैस में घोलता हूँ एक बार, पढ़ाया मैंने पहले। यदि लिक्विड को मैं गैस में घोलता हूँ फिर दूसरी बार, फिर गैस को गैस में घोलता हूँ मैं तीसरी बार, तो विलयन का नाम क्या पड़ जाएगा? गैसीय विलयन। ठीक बात है, गैसीय विलयन। ये बात आप अच्छी तरह जानते हो, इस बात को अच्छी तरह समझते हो। अब हम पढ़ेंगे द्रवीय विलयन। इससे पहले हमारा मतलब है विलेयता से, इसको पढ़ेंगे अभी। अब बात आती है कि विलेयता कहते हैं किसको है। ये तो हमने देख लिया कि विलेय और विलायक ऐसे विलयन बनते हैं और उनको ये कहते हैं, विलायक के आधार पर उनका नाम तय होता है। ठीक बात है। चलो मित्रों आगे देखो। विलेयता परिभाषा जरूरी है,
अब देखो बेटा, मेरे पास ये क्या है, पात्र है, कोई पात्र है, क्या है, पात्र है। इसमें क्या भरा है बेटा, ये पानी मान लो, यही जानते हैं, पर देसी उदाहरण यही है हमारे पास, ले देखें जो समझ में आसानी से आ जाए। ये क्या है, पानी, इसको क्या नाम दिया मैंने, विलायक। मात्रा कितनी है, निश्चित मात्रा है, कितनी भी हो सकती है, अब निश्चित बोल दिया, निश्चित मात्रा है। ओके ओके बेटा। और इधर क्या डालते हैं इसमें, NaCl, NaCl। देखो NaCl, इसकी मात्रा क्या है, नमक है, जानते हैं ये क्या है, नमक है। मात्रा कितनी है, अधिकतम मात्रा, अधिकतम वो मात्रा जो घुल सके, वो मात्रा जो घुल सके, किस में, विलायक में घुल सके, अधिकतम वो मात्रा जो घुल सके, किस में, विलायक में। तो हमारे पास टेम्परेचर यही है, वातावरण यही है। जैसे रूम टेम्परेचर है इस टाइम कितना, 35 का इन्वायरमेंटल होगा, वातावरण टेम्परेचर होगा, साधारण टेम्परेचर, कोई तापमान नहीं दिया, कोई बढ़ाया नहीं, कोई घटाया कि नहीं। तो मेरा मानना यह है कि मेरे पास एक बर्तन है जिसमें निश्चित तापमान पर, क्योंकि टेम्परेचर वातावरण का स्थिर है, तो निश्चित तापमान पर इसे, ये क्या है, ये विलायक है, तो ये क्या होगा बेटा, विलय, कम है, ये ज़्यादा है, तो विलय को विलायक में बोलूँगा। तो क्या परिभाषा बनी, देखो सुनो, निश्चित तापमान पर विलेय पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो निश्चित विलायक में घुली हुई हो, वह विलेयता कहलाती है। एक बार और सुनो, इसे मैं विलेय नाम दे देता हूं, विलेय। इस टाइम टेम्परेचर क्या है बेटा, स्थिर है, या वातावरण स्थिर है। तो क्या परिभाषा बनी, विलेय निश्चित तापमान पर विलेय की वह अधिकतम मात्रा जो विलायक की निश्चित मात्रा में घुली हो, विलेयता कहलाती है। समझ में आया। विलेय पदार्थ की निश्चित तापमान पर विलेय पदार्थ की वो अधिकतम मात्रा जो निश्चित विलायक में घुली हो, विलेयता कहलाती है। तो लिखते हैं डेफिनेशन, निश्चित तापमान पर विलेय पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो विलायक की निश्चित मात्रा में घुली हो, विलेयता कहलाती है। विलेयता कहलाती है। पक्का? तो डेफिनेशन को उतार लो बेटा। निश्चित तापमान पर विलेय पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो विलायक की निश्चित मात्रा में घुली हो, विलेयता कहलाती है। ठीक बात है। अब हमारे कोर्स में क्या है बेटा, द्रवीय विलेयता। तो हेडिंग डालो आप, द्रवीय विलयन, यही बनाएंगे हम, द्रवीय
विलयन। अगला हेडिंग अपना द्रवीय विलयन। ठीक, इसे मैं मिटाता हूँ। अब आपने उतार लिया होगा। द्रवीय विलयन कितने प्रकार का बन सकता है बेटा? अधिकतम 3 प्रकार का। द्रव को मैं विलायक मान लेता हूं। ये विलय प्लस देख लिया वैसे हमने, ये विलायक और ये क्या है? विलयन। विलय क्या है? सॉलिड, लिक्विड और गैस। और विलायक क्या है? लिक्विड लिक्विड लिक्विड। इनमें घोलना है। अब इसको इसमें घोलेंगे, कौन सा विलयन कहलाएगा? टोसों की द्रव में विलयता, द्रव की द्रव में विलयता, गैसों की द्रव में विलयता। अब हम इसको तो सभी जानते हैं, इसको पढ़ेंगे और इसको पढ़ेंगे डिटेल रूप से। तो कितने प्रकार का हुआ द्रवीय विलयन? लिखो आप, 3 प्रकार का होता है। द्रवीय विलयन 3 प्रकार का होता है। पहला, टोसों की द्रव में विलयता। अगला होता है द्रव की द्रव में विलयता, द्रव में विलयता। अगला होता है गैस की द्रव में विलयता। नोट करो और हेडिंग डालो, फर्स्ट टोसों की द्रव में विलयता। उतार लिया बेटा? हेडिंग है मेरे पास, टोसों की द्रव में विलयता। टोसों की द्रव में विलयता, इसे पढ़ना है अपन को। तो देख लेते हैं इसकी भी परिभाषा क्या होगी कि टोसों की द्रव में विलयता कैसे होती है, कैसे कहलाती है। चलो आओ इधर। यही मेरे पास बर्तन है, बर्तन काफ़ी रखते हैं अपन लोग। ये बर्तन है मेरे पास। उदाहरण कौन सा है? वही ले दे के अपने पास एक ही उदाहरण है, समझ में वो आसानी से आता है। इसलिए ये डाल दिया मैंने, क्या इसमें बेटा? NaCl। कितनी मात्रा है? अधिकतम मात्रा। और ये क्या है बेटा? पानी है। क्या है? पानी है। अब इसकी मात्रा को मैं निश्चित कर रहा हूँ। ये मेरे पास मान लो 100 ग्राम है, ग्राम में ले लिया मैंने, जानबूझ के ग्राम में ले लिया। 100 ग्राम है तो निश्चित हो गई। तो ये टोस हो गया और ये क्या हो गया? लिक्विड हो गया। पढ़ क्या रहे हैं? टोसों की द्रव में विलयता। टोस घोल रहे हैं द्रव के अंदर, ठीक है। तो क्या परिभाषा बन सकती है? तापमान वही निश्चित है, वातावरण फिक्स रहेगा, टेम्परेचर निश्चित एटमॉस्फेयर पर, सभी निश्चित है इस टाइम। तो टोसों की द्रव में विलयता की परिभाषा क्या दे सकता हूं मैं? देखो, निश्चित तापमान पर यह क्या है? कम है बेटा, लेकिन उसकी अधिकतम मात्रा है। ये विलय है, ये क्या है? विलायक है। इसे ये भी से भी लिख लो, विलायक। ये क्या है? विलय। तो क्या डेफिनेशन बनी? विलय पदार्थ की वह अधिक निश्चित तापमान पर विलय पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो 100 ग्राम विलायक में घुली हो, क्या कहलाती है? टोसों की द्रव में विलयता कहलाती है। एक बार और सुनो,
निश्चित तापमान पर विलेय पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो 100 ग्राम विलायक में घुली हो ठोसों की द्रव में विलेयता कहलाती है। एक परिभाषा तो ये हो गई, तो इसको लिख लेते हैं पहले। निश्चित तापमान पर विलेय पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो 100 ग्राम विलायक में घुली हो, ठोसों की द्रव में विलेयता कहलाती है। ये बात एक परिभाषा है बनी। एक परिभाषा और बनाते हैं अपन, देखें। और मेरे पास एक बर्तन है, बर्तन को अपने पास कमी नहीं है बर्तनों की। ये बर्तन ला, क्या भरा हुआ है? वही पानी भरा हुआ है। अरे भाई यही एग्जाम्पल क्यों ले रहे हैं कि तुम्हारे अंदर भी तो जाए ना चीज। ये क्या है? वही नमक है। मात्रा कैसी है? अधिकतम है, अधिकतम। लेकिन रूप चेंज कर रहा हूं मैं इसके। वो मात्रा ग्राम में थी, तुम चाहो तो इसमें ग्राम भी विलेय पदार्थ की वह ग्राम में वह अधिकतम मात्रा कर सकते हो उसको। मैंने मोल में ले लिया अभी इसको। NaCl के क्या ले लिए? मोल ले लिए। और पानी को क्या ले लिया मैंने? 100 ml ले लिया। और क्या बोल दिया इसको? विलयन बोल दिया आपकी बार। टेम्परेचर वही निश्चित है। क्या कहेंगे बेटा? क्या परिभाषा बनेगी? निश्चित तापमान पर विलेय पदार्थ के वह अधिकतम मोल जो 100 ml पानी में या 100 ml विलयन में घुले हों ठोसों की द्रव में विलेयता कहलाती है। वाह 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 वाह। तो लिख दें, दूसरी परिभाषा हो गई है हमारी। निश्चित तापमान पर कुछ नहीं छोड़ूंगा, पढ़ते चलो केवल। निश्चित तापमान पर विलेय पदार्थ की निश्चित तापमान पर विलेय पदार्थ की मोल में निश्चित तापमान पर विलेय पदार्थ के क्या कर लो इसको बेटा, के मोल की वह अधिकतम मात्रा जो 100 ml विलयन में घुली हो ठोसों की द्रव में विलेयता कहलाती है। काम आएगी परिभाषा, ऐसे नहीं लिखवाए मैंने दो। निश्चित तापमान पर विलेय पदार्थ की वह अधिकतम मोल
विलेय पदार्थ के मोलों की वह अधिकतम मात्रा जो 100 ml विलयन में घुली हो, विलयन में घुली हो, टॉसों की द्रव्य विलेयता कहलाती है। नोट डाल के लिखो, यह विलयन एक प्रकार का संतृप्त विलयन, एक प्रकार का संतृप्त विलयन होता है। संतृप्त विलयन संतृप्त विलयन होता है। समझाऊं बेटा संतृप्त क्यों है? मैंने कहा था कि कोई बर्तन है हमारे पास, उसमें इतना सा नमक डालो कि वो पूरा घुल जाए, और जैसे ही वो घुलना बंद हो गया, नीचे बैठना शुरू हो गया, तो वो संतृप्त नहीं रहा फिर। और संतृप्त आने के बाद आदमी एक रोटी का एक गाशिया भी नहीं खा सकता, आप जानते हो इस बात को। तो वो संतृप्त रहना चाहिए, अधिकतम घोल सके और वो सारी घुल सके, लेकिन कोई नीचे बैठ नहीं सके। पात्र में नमक भी इतना नमक लो कि वो अधिकतम घुल सके, वो उसकी विलेयता कहलाएगी। ठीक है, तो ये बात कर ली अपन ने टॉसों की द्रव्य विलेयता की, परिभाषा पढ़ी है। अब हेडिंग डालो आप, टॉसों की द्रव्य विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। टॉसों की द्रव्य विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से हैं बेटा, देख लेते हैं। पहला कारक, पहला कारक लेता हूं मैं, विलेय एवं विलायक की प्रकृति। विलायक की प्रकृति कि विलेय कैसा है और विलायक कैसा है, प्रकृति, या इसे बोल सकते हो माध्यम का प्रभाव, यानी मीडियम कैसा है, एसिडिक है, बेसिक है, इसे बोलते हैं। ध्रुवीय है, अध्रुवीय, इसे बोलते हैं माध्यम का प्रभाव। ठीक, अब इसमें एक कॉन्सेप्ट देता हूं मैं, इसका ध्यान रखना है आपको। मेरे पास एक कॉन्सेप्ट है, इसका इतना सा याद रखो आप, केवल समझाऊंगा अभी, कि समान समान को घोलता है, बस समान समान को घोलता है, समान समान को घोलता है, समान समान को घोलता है। ठीक बात है। अब यहां समान समान को घोलता है, तो गुरुजी का समान समान है क्या, वही देख रहे हैं। देखो इधर, अध्रुवीय, अध्रुवीय, आगे है मेरे पास ध्रुवीय और ध्रुवीय। समझ लो इसे। यदि मेरे पास विलेय यह है, विलायक यह है, तो आसानी से घुल जाएगा। यदि विलेय यह है, विलायक यह है, तो आसानी से घुल जाएगा। यदि विलायक यह है, विलेय यह है, तब भी आसानी से घुल जाएगा। या विलायक यह है, विलेय यह है, तब भी आसानी से घुल जाएगा। लेकिन ये मान लो इन दोनों में से कोई विलेय है और इनमें से कोई विलायक है, तो वो आसानी से नहीं घुलेगा। इस बात को ध्यान में रखना है, इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पे कि समान समान को घोलता है। ठीक बात। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे इसे मैं विलायक बोल देता हूं और इसे विलेय बोल देता हूं। ठीक बात। इसके एग्जाम्पल लिए मैंने I2H2। ये क्या है बेटा? अब ये तो आयोडीन है, सल्फर है, सॉरी एसेट। ये क्या है? मेरे पास विलायक है।
और इधर क्या ले रहा हूँ मैं, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड और CH2। ये टॉस है और ये टॉस है और ये लिक्विड है, द्रव है। ये इसको घोल देगा, घुल जाएंगे। अध्रुवीय है, अध्रुवीय को घोलता है। ये अध्रुवीय ध्रुवीय क्या होता है, पहले तो ये लपड़ा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने तुम्हें डाइपोल मोमेंट पढ़ाया है, द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ाया है। वहाँ से देखो, यदि जिसका म्यू का मान 0 आता था वो क्या था, ध्रुवीय था, और जिसका द्विध्रुव आघूर्ण 0 नहीं आता था वो अध्रुवीय था। इसलिए पढ़ाया था मैंने। फिर भी मैं और बता दूंगा आपको कि जैसे जिनमें ध्रुव बन जाते हैं, या ध्रुव किन कारणों से बनते हैं बेटा, जैसे सुनो, विद्युत ऋणता के कारण, सिग्मा बंद में है ये, इधर मान लो नेगेटिव चार्ज आ गया, एक साइड पॉजिटिव आ गया, ऐसा कंपाउंड है। जैसे मान लो HCl, नेगेटिव ये पॉजिटिव, क्या है, ध्रुवीय अणु है। दूसरा, मान लो कोई कंपाउंड है, उसके केंद्रीय परमाणु के पास एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। उसको भी पढ़ लेना, लेकिन डाइपोल मोमेंट वाली क्लास, द्विध्रुव आघूर्ण वाली को, वो ज़्यादा फिट करेगी। तो भी अणु क्या हो जाता है, ध्रुवीय हो जाता है। जैसे H2O, देखो बेटा, यह हाइड्रोजन है, यह हाइड्रोजन है, यह हाइड्रोजन है, इसके पास लोन पेयर है, विद्युत ऋणता इसकी ज़्यादा है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पे आएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा, इस पे माइनस चार्ज आ जाएगा, इधर धन चार्ज आ जाएगा, इस धन चार्ज आ जाएगा, ध्रुवीय अणु है। तीसरी बात एक और बता सकते हो, जिसकी संरचना असंतुलित हो, ये NH3 NH लोन पेयर है इसके पास, और त्रिकोणीय संरचना अलग होती है। ज्यामिति मैंने काफ़ी पढ़ाया है, तुम्हें आकृतियाँ बनाना, वहाँ देखो इन चीज़ों को बेटा। एक दिन में केमिस्ट्री नहीं सीखते, शुरू से पढ़ना पड़ता है, तब केमिस्ट्री सीखते हैं। अगला, कोई कोणीय आकृति का हो तो वो भी इसी में जाएगा। तो ये ऐसे कंपाउंड होते हैं जो ध्रुवीय होते हैं, बाकी नॉन ध्रुवीय होते हैं। फिर पक्का डाटा लेना है तो आप द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ो। जिसका डाइपोल मोमेंट 0 होगा वो ध्रुवीय नहीं होगा, और जिसका डाइपोल ध्रुवीय होगा, और जिसका म्यू का मान 0 है वो, ये सब आप जानते हो। जिसका द्विध्रुव आघूर्ण 0 है बेटा, वो क्या होगा, ध्रुवीय नहीं होगा, नॉन पोलर होगा। और जिसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं है वो पोलर होगा, और जिसका है वो नॉन पोलर होगा। देखो इधर, आगे क्या पढ़ रहे थे अपन, उसे देखते हैं अब। तो डाइपोल मोमेंट का मालूम चल गया, जिसका म्यू का मान 0 है तो वो नॉन पोलर है, अध्रुवीय है। और जिसका म्यू का मान, लिख देता हूं मैं इस बात को भी, म्यू 0 होता है और इधर अध्रुवीय होते हैं, इनका म्यू 0 नहीं होता है। ये पढ़ा है मैंने, पढ़ लेना, ठीक बात। अब ये हमारे उदाहरण ले लिए, ये तो घोल लेंगे। अब इसका उदाहरण है, घी तेल घुल जाते हैं, संतृप्त वसा में घुल जाता है, घुल जाएंगे। इधर देखो बेटा, इसका उदाहरण लेता हूं मैं, NaCl, KCl, KNO3, ये सारे किसमें, जल में घुल जाएंगे। ये भी ध्रुवीय है, ये भी ध्रुवीय है, लेकिन ये भी ध्रुवीय नहीं है, ये भी ध्रुवीय नहीं है, अध्रुवीय हैं, ये ध्रुवीय हैं, ये ध्रुवीय हैं। आपस में क्या होंगे,
घुल जाएंगे, घुल जाएंगे। ठीक बात, ये हुई हमारी बात। एक बात और बताता हूं मैं तुम्हें। बट परंतु अध्रुवीय, ध्रुवीय में नहीं घुलेगा, नहीं घुलेगा, और ध्रुवीय अध्रुवीय में नहीं घुलेगा। और कोई बोल दे कि घुलेगा तो आंशिक रूप से बता देना उसको। तो ये बात होती है बेटा हमारी विलय और विलाय की प्रकृति का अध्ययन हमने किया है, इसको आप ध्यान में रखोगे। अब अगला पॉइंट मैं लेता हूं। अगला पॉइंट है बेटा अपने पास टेम्परेचर का प्रभाव। दूसरा पॉइंट आ गया टेम्परेचर, तापमान। ये कैसे कैसे को प्रभावित करता है इसे देखना है अपन को। देखो इधर टेम्परेचर, दो बर्तन खूब अपने पास। ये बर्तन लिया मैंने, एक बर्तन मैंने ये लिया बेटा। दोनों में क्या भरा है? एक ही चीज़ है, पानी है अपने पास। तो गुरुजी ये पानी भर दिया मैंने। पानी, इधर भी पानी भर दिया। पानी डाला मैंने इसमें। क्या इसमें डालता हूं पहले। इसमें डाला है मैंने कोई ए पदार्थ। ए पदार्थ है मेरे पास। ये ना मुझे मालूम नहीं है वो कौन सा है, ए पदार्थ। लेकिन इधर बी पदार्थ डालने पर, इधर भी डालने पर, जैसे ये पानी है ये भी पानी है, ये मेरे पास ए पदार्थ है। ए पदार्थ को मैं पानी में डालता हूं तो डालने पर यह पानी गर्म हो जाता है, हो जाता है। क्यों? मेरा क्वेश्चन है। जैसे बी पदार्थ को मैं इस पानी में डालता हूं तो इतना ये गर्म, इसको ठंडा करो बेटा, यह पानी ठंडा हो जाता है। और जैसे ही मैं बी पदार्थ को इस पानी में डालता हूं तो यह पानी गर्म हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा? गर्म हो जाता है। क्यों? सुनो बेटा, यहां पे सुनो, देखो इधर ये पानी है मेरे पास, ये पानी है मेरे पास। इसमें कोई ऐसा पदार्थ डालता हूं मैं कि ये पानी ठंडा हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि वो पदार्थ है जो इसमें डाला है वो इस पानी की ऊष्मा को एब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, और पानी तो रह जाता है ठंडा, और उसकी ऊष्मा का टेम्परेचर उसको ख़त्म कर दिया, उस फिर पानी को ठंडा बना दिया इसने। अब ऐसे पदार्थ उदाहरण कई होंगे, वो आप लगाओ आइडिया। ऐसा ही कोई पानी जिसमें कोई ऐसा पदार्थ डालता हूं मैं कि ये पानी उल्टा गर्म हो जाता है, यानी कि ऊष्मा उस पदार्थ की ऊष्मा उस पानी में चले जाती है, यानी कि ऊष्मा पदार्थ से पानी में आई है तो पानी गर्म हो गया, यानी कि ऊष्मा निकली है।
ऊष्मा निकलती है तो कौन सा प्रोसेस होता है? ऊष्माक्षेपी एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और यदि यहाँ मैंने जैसे ही पदार्थ पानी में डाला है और पानी की ऊष्मा को खींचा है, इन्होंने एब्जॉर्ब किया है, तो अवशोषित ऊष्मा है ये। और अवशोषित ऊष्मा क्या कहलाती है? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, यानी कि एंडोथर्मिक प्रोसेस है बेटा ये। तो मैं लिख सकता हूं यह एक प्रकार का यह एंडोथर्मिक प्रोसेस है, एंडोथर्मिक या ऊष्मा शोषी प्रक्रिया है। और ये बेटा ऊष्मा क्षेपी प्रक्रिया है, क्षेपी प्रक्रिया या एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। और इससे मतलब क्या निकाला हूं मैं? यदि ऊष्मा ये ठंडा हो रहा है तो इसकी विलेयता बढ़ती है, और यदि ये गर्म हो रहा है तो इसकी विलेयता घटती है। इस बात का ध्यान रखना है आपको। इससे ये निष्कर्ष निकला। लासेतेले कहता है के अकॉर्डिंग डेल्टा एच क्या होगा बेटा? डेल्टा एच क्या होगा? 0 हो जाएगा यदि अभिक्रिया कौन सी हो रही है? ऊष्मा शोषी। और इसके लिए डेल्टा एच क्या हो जाएगा? 0 से कम हो जाएगा। इस चिन्ह को आप अच्छी तरह जानते हो, ये लासेतेलिए कहता है। तो इसका मतलब क्या निकला कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो डेल्टा एच क्या होगा? ज़्यादा होगा और डेल्टा एच कम होगा। इसके जो उदाहरण है बेटा वो होते हैं ऊष्माक्षेपी के KCl, NH4Cl, AgNO3, Ki इत्यादि। ये इसके एग्जाम्पल है। एक दो इसमें से क्या करना है आपको ध्यान में रखना है। दूसरा इधर देखें तो इस इधर का एग्जाम्पल लिख लो आप, NaOH, कैल्शियम एसीटेट, ये इसके एग्जाम्पल है। अब ये एक अपवाद है वो आपको लिखना है। ग्लूबर लवण जो होता है वो इसका अपवाद होता है। उतारो इसे। देखो बेटा, अब जो इसका अपवाद है उसे देख लेते हैं अपन। अपवाद होता है ग्लूबर लवण Na2SO4 और 10 क्या होंगे? जल के अणु होंगे। इसको जल में अगर अपन घोला जाता है, घोलते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाते हैं। जैसे ही जल में घोला और टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या होती है? विलेयता पहले तो बढ़ेगी, पहले तो विलेयता क्या होती है? बढ़ती है। लेकिन जब टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ जाता है तो अंतिम समय में विलेयता घट जाती है। विलेय के कणों का आकार की बात करें तो जिसका आकार छोटा होगा उसकी विलेयता ज़्यादा होगी। क्योंकि जैसे मेरे पास ये 2 चीनी है, शक्कर ले ली मैंने। यहाँ पे 2 तरह की शक्कर है। एक शक्कर बारीक है, ये बारीक, और ये मोटी शक्कर और ये बारीक शक्कर। पहले कौन सी घुलेगी? पानी में डालेंगे तो ये घुलेगी, बारीक वाली। तो छोटा आकार समानुपाती होता है घुलनशीलता के। ठीक बात है। दाब का प्रभाव, इसे देखते हैं अपन। दाब का प्रभाव तो इसे लिख लो आप, ठोसों की द्रव में घुलनशीलता पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है? तो ठीक है बच्चों, बढ़िया रहो, मस्त रहो, पढ़ाई करो और चैनल को लाइक एंड शेयर करो।